नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रकाश दान चारण हाजिर हूँ एक ऐसे विषय को लेकर जहाँ कथा साहित्य में रचनाकार का व्यक्तित्व, उसकी रचना दृष्टि, उसकी साहित्य में कैसे समझी जा सकती है, कैसे उसको हम पकड़ सकते हैं। और इस दृष्टि से सबसे श्रेष्ठ उदाहरण जो हम लेते हैं मुंशी प्रेमचंद का। मुंशी प्रेमचंद का व्यक्तित्व उनके साहित्य में किस प्रकार से निकल करके आया है, हम प्रेमचंद के कथा साहित्य को उनके व्यक्तित्व से कैसे पकड़ करके देख सकते हैं, ये बड़ी मार्मिक चीज़ है। कुछ ऐसी बातें आएगी जिसे हम समझेंगे कि वास्तव में प्रेमचंद किस प्रकार घटनाओं में जब जाते हैं, किसी पात्र को जब गढ़ते हैं, तो खुद का जो व्यक्तित्व है वो कहाँ उनसे जुड़ता है और स्पष्ट जुड़ता है। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कथाकार जो है, कोई भी रचनाकार हो, वो कोई आसमान से नहीं गिरा है। वो अपने आसपास का सबसे बड़ा भोक्ता होता है। बस उसका उसके कहने का तरीका जो होता है वो एक विशेष होता है जो सबको प्रभावित करता है। और इस दृष्टि से हम जब प्रेमचंद के साहित्य पर बात करते हैं, कथा साहित्य पर बात करते हैं, तो हम जान पाएंगे कि प्रेमचंद किस प्रकार की घटनाओं को अपने जीवन से जोड़ करके, अपने जीवन की घटनाओं को किस प्रकार अपनी कहानियों और उपन्यासों में वो बिठाते हैं। और पाठक अगर उनको हम थोड़ा सा अच्छे से समझे तो प्रेमचंद का कथा साहित्य हमें बहुत एक नई समझ देने वाला, एक नई दृष्टि से समझने वाला हमारे सामने आ जाता है। तो आज हम प्रेमचंद की रचना दृष्टि पर बात करेंगे। प्रेमचंद की रचना दृष्टि: जन्म 1881, मृत्यु 1936, मूल नाम धनपत राय, उर्दू में जो लेखन था उनका नवाब राय नाम से था। प्रेमचंद नाम जमाना के संपादक मुंशी दयाराम ने दिया था। ये एक ऐसी जानकारी जो हमें होनी चाहिए। प्रेमचंद नाम जो सबसे पहले जमाना साहित्यिक पत्र के संपादक थे, मुंशी दयाराम ने दिया था। और प्रेमचंद ने इस संबंध में जिक्र भी किया था कि आज तक जो नवाब राय नाम से जो एक मेरा जो मैंने अपने आप को गढ़ने की कोशिश की है, शायद अब वो मुझे नए तरीके से शुरू करना पड़ेगा। प्रेमचंद नाम से पहली कहानी जो उनकी आई थी वो थी बड़े घर की बेटी। अब हम देखते हैं प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं। प्रेमचंद ने बहुत से उपन्यास लिखे हैं। अगर अपन उपन्यासों की बात करें, प्रतिज्ञा, वरदान, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, रंगभूमि, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र। मंगलसूत्र जो हमें पता है उनका अपूर्व उपन्यास। ऐसे ही कहानियां, प्रेमचंद की जो कहानियां हैं वो मान सरोवर शीर्षक से संग्रहित है। लगभग इसके 8 भाग हैं। और बाद में कुछ कहते हैं, कुछ है गुप्त धन से नाम से प्रेमचंद की अप्रकाशित कहानियों का भी बाद में प्रकाशन हुआ। प्रेमचंद ने जो नाटक लिखे हैं, करबला, रूहानी शादी, संग्राम, प्रेम की वेदी, तो प्रेमचंद नाटक में भी उन्होंने एक अपने गद्य रूप को गढ़ने की कोशिश की थी। हालांकि पहचान जो है नाटककार के रूप में प्रेमचंद की नहीं बनी। निबंध प्रेमचंद के काफ़ी विचारोत्तेजक कह सकते हैं, एक नई दृष्टि लेकर आए थे, प्रगतिशीलता और प्रगतिवाद का आधार लेकर आए थे। जैसे उनका निबंध संग्रह कुछ विचार, कलम नाम से भी आए थे, तेग और तलवार। अन्य रचनाएं जब हम प्रेमचंद की देखते हैं तो देखिए, प्रेमचंद ने जीवनियां भी लिखी हैं। महात्मा शेख शादी की जीवनी लिखी, दुर्गादास की जीवनी लिखी। प्रेमचंद ने अनुवाद किए हैं बहुत से। टॉलस्टॉय की कहानियों का अनुवाद किया, अनातोले फ्रांस के थाया का अनुवाद किया, और बहुत से अनुवाद है जिसको मैं यहाँ नहीं उठा रहा हूँ, नहीं जिक्र नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमें तो प्रेमचंद की रचना दृष्टि को जानना है। बाल साहित्य के क्षेत्र में भी प्रेमचंद ने बड़ी मार्मिक ऐसी कहानियाँ और इस प्रकार के बाल साहित्य का सृजन किया। कुत्ते की कहानी, जंगल की कहानियाँ, मनमोदक। अब हम बात करते हैं प्रेमचंद के कथा साहित्य की विषय वस्तु क्या है। जब तक हम प्रेमचंद के कथा साहित्य की विषय वस्तु को
अलग अलग दृष्टि से, उनके व्यक्तित्व के साथ, उनकी जीवन दृष्टि के साथ जोड़कर नहीं देखेंगे, तब तक उसकी उनकी विषय वस्तु समझ में नहीं आएगी या हम उसको अच्छे से पकड़ नहीं पाएंगे। देखिए, बनारसी दास चतुर्वेदी को प्रेमचंद ने एक पत्र लिखा था। वो पत्र में जो प्रेमचंद का व्यक्तित्व जो है उसकी सबसे बड़ी पहचान आती है। प्रेमचंद ने उस पत्र में लिखा था कि मेरे जीवन में अभी तो सबसे बड़ा कार्य और सबसे बड़ी इच्छा मेरी, जो मेरी कामना है, वो है भारत गुलामी से मुक्त हो जाए, भारत आजाद हो जाए। ये प्रेमचंद के मन में बहुत बड़ी एक भाव था। और ये दुर्भाग्य था कि प्रेमचंद गुलामी के समय ही चल बसे थे 1936 में। लेकिन सबसे जो बड़ा प्रेमचंद का योगदान जो कह सकते हैं उस समय, क्योंकि प्रेमचंद, हम सबको पता है प्रेमचंद का जो पहला कहानी संग्रह जो आया था सोजे वतन, और वो कहानी संग्रह ब्रिटिश राज ने प्रतिबंधित कर दिया था। और उसमें बात क्या थी? बात वही थी कि प्रेमचंद स्वाधीनता आंदोलन, क्रांतिकारियों, जो स्वाधीनता आंदोलन के लिए जो प्रयास हो रहे थे, उनको अपनी कलम से धार दे रहे थे, उन्हें प्रमाणित कर रहे थे, जन जन तक वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। प्रेमचंद की एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है, दुनिया का अनमोल रतन। और वो अनमोल रतन क्या है कि अपनी मातृभूमि के लिए, उसके मान सम्मान के लिए, उस पर त्याग के लिए, बलिदान के लिए जो खून का कतरा गिरता है, वो खून की जो बूंद है, वही दुनिया का सबसे अनमोल रतन। प्रेमचंद ने इस दृष्टि से अपनी बातों को रखा था। और हर उनका, चाहे आप गबन भी देख लीजिए उपन्यास में, कर्मभूमि देख लीजिए, हर उपन्यास में कहीं ना कहीं प्रेमचंद इस बात को लेकर के आते हैं। तो इसलिए प्रेमचंद की जो विषय वस्तु है उसके कथा साहित्य की, उसमें सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि वो स्वाधीनता संग्राम को केंद्र में रखते हैं, और स्वाधीनता संग्राम के लिए जो प्रयास हो रहे हैं उनको प्रमाणित भी कर रहे हैं, और नए तरीके से क्या होने चाहिए उनकी ओर संकेत भी कर रहे हैं। ये प्रेमचंद का बहुत बड़ा योगदान था। फिर हम जब बात करते हैं तो प्रेमचंद की एक बड़ी जो है, जिन पर काफी बहस होती है, काफी बातें होती हैं, प्रेमचंद का आदर्शो उन्मुख यथार्थवाद। आदर्शो उन्मुख यथार्थवाद पर जब हम बात करते हैं तो उससे पहले हमें बात करनी है दो बिंदुओं पर। आदर्शवाद क्या है, यथार्थवाद क्या है। प्रेमचंद ने बड़ा स्पष्ट किया है कि यथार्थ का अर्थ वह नहीं है कि जो कुछ जैसा है उसे उसी रूप में दिखा देना, नंगे को नंगा दिखा देना समाज के लिए कोई हितकारी नहीं है, कोई उससे भला नहीं होने वाला, उपकार नहीं होने वाला है। उसकी जड़ में जाना है और उसमें से सृजनात्मकता निकाल करके लानी है, हृदय परिवर्तन करना है, ये दिखाना है कि कैसे। इसलिए उन्होंने कहा मेरे लिए यथार्थ चित्रण का अर्थ ये नहीं है, मैं यथार्थ को गढ़ता हूं और यथार्थ से कुछ आदर्श निकाल करके लाता हूं, आदर्श हृदय में बिठाता हूं, लेकिन उसका आधार क्या होगा? आदर्श का यथार्थ होगा। इसलिए प्रेम जो जैसा है उसे वैसे ही कह देना, या मतलब जो सामाजिक व्यवस्था है उसको हूबहू रख देना, ये जो यथार्थ का जो नग्न यथार्थ जिसे आजकल कहा जाता है, प्रेमचंद ने वो यथार्थवाद नहीं। प्रेमचंद यथार्थ की जड़ से आदर्श स्थापित कर देते हैं। अब देखिए प्रेमचंद का आदर्शवाद क्या है। प्रेमचंद का आदर्शवाद कहीं पर भी कल्पना की उड़ान नहीं है, अव्यवहारिक नहीं है, अविश्वसनीय नहीं है। ये जानना है प्रेमचंद का आदर्शवाद विश्वसनीय है, वो यथार्थ की आधार पर खड़ा है, या यथार्थ से निकल करके आया है, या वो यथार्थ का एक समाधान लेकर के आया है, यानी वो समस्या का समाधान है लेकिन वो अव्यवहारिक नहीं है। इसलिए प्रेमचंद ने बहुत सी चीजों में, बहुत सी अपनी कहानियों में, जिस प्रकार का उनका जो शुरुआती लेखन था, उस लेखन में वो यथार्थ से उठते हैं और आदर्श की ओर उन्मुख होते हैं। लेकिन वो उन्मुख होते हैं, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है
कि वो आदर्श में डूबते नहीं हैं, वो यथार्थ को आदर्श की दिशा देते हैं, समस्या का एक समाधान लेकर के आते हैं। और बाद में बहुत से लोगों ने ये आलोचकों ने, साहित्यिक मीमांसकों ने जो दृष्टि प्रेमचंद के बारे में रखी कि प्रेमचंद बाद में यथार्थवादी हो गए थे, लेकिन प्रेमचंद उस रूप का जो नग्न यथार्थ था वो कभी नहीं लेकर के आए। इसका मैं सबसे बहुत अच्छा उदाहरण इन प्रसंगों में दूंगा आपके सामने। प्रेमचंद के कथा साहित्य में आप देखिए, प्रेमचंद जहां पर भी समस्या को उठाते हैं वे उस समस्या की जड़ में भी जाते हैं और उस समस्या के निवारण का संकेत भी देते हैं। प्रेमचंद कहीं पर भी उलझन में नहीं छोड़ते हैं। और ये जो उलझन में नहीं छोड़ने का कारण भी था कि उस समय की जो सामाजिक स्थितियां, बौद्धिक स्थितियां, पाठक की स्थितियां कैसी थी वो भी प्रेमचंद जानते थे। फिर हम बात करते हैं प्रेमचंद जो है कि कथा साहित्य में किसान का एक, कहते हैं कि किसानी जीवन के चितेरे थे। प्रेमचंद को किसानी का अनुभव था, गांव के थे, उन्होंने देखा था, भोगा था, जिया था, ये सब कुछ था। और मैं कहता हूं यही कारण है कि जब प्रेमचंद अपनी कहानियों में और उपन्यासों में किसान का जीवन लेकर के आते हैं तो बहुत बड़ा यथार्थ लेकर के आते हैं। लेकिन उनके यथार्थ में एक बात जरूर है कि वो उसको दिशा दे करके जाते हैं। गोदान का होरी हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से किसानी जो थी घाटे का घर थी, किस प्रकार के अनेकों प्रकार के जो एक प्रकार के शोषण के जो माध्यम थे उनके कारण किसान के लिए बोझ बनती जा रही थी। लेकिन होली का अपने खेतों के प्रति जो जुड़ाव था, यानी जीवन में आखिरी क्षण तक अपने खेत को बचाने का जो होली का प्रयास है वो किसान की मार्मिकता है, वो किसान के जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। उसके लिए उसे कितना भी कष्ट भोगना पड़े उसको बचाने का प्रयास करता है। दुर्भाग्य ये है कि सामाजिक व्यवस्था में इन विसंगतियों में कि लाख कोशिश करने के बावजूद भी होली का खेत बचता नहीं, ये अलग बात है। लेकिन फिर भी प्रेमचंद ने उस समस्या की जड़ में जाकर के और हमारे सामने एक दृष्टि रखी, जिसको ये भी कहा जाता है कि प्रेमचंद का ये तो यथार्थ बात पर आधारित उपन्यास था, यथार्थ मान सकते हैं इसको, लेकिन प्रेमचंद का वो यथार्थ नग्न यथार्थ नहीं था। वहां देखिए होली कितनी आशा और उम्मीदों से अपने काम को आगे बढ़ाता है। एक दूसरी जो प्रेमचंद की कहानी है, देखिए पूस की रात, वही बात पूस की रात में जिस प्रकार से किसान अपनी फसल को बचाने के लिए कितना संकट झेलता है, लेकिन उसके बाद वो निष्कर्ष पर पहुंचता है कि इस फसल से मुझे फायदा क्या होगा, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, मेरा सब कुछ लुट रहा है और मैं अपने शरीर को इसमें नष्ट करता जा रहा हूं। तो उस समय जो किसान की जो पीड़ा थी वो पूस की रात में निकल के आई। और सबसे बड़ी बात थी कि वहां प्रेमचंद एक संकेत देते हैं, और संकेत यह देते हैं कि अब आज के बाद कम से कम रात में ठंड तो नहीं मरना पड़ेगा, फालतू में अपने शरीर को नष्ट तो नहीं करना पड़ेगा। और इस किसानी देखिए, किसान भारत के अंदर उत्तर भारत में मुख्यतः किसान सिर्फ अन्न उत्पादन ही नहीं है, किसान खुद अपने आप में किसान होना एक गर्व का एक माध्यम था कि मैं किसान हूं। और आज भी लोग इसके राजनीतिक फायदे उठाते हैं, अनेकों दृष्टि से कहा जाता है। तो ये क्या था, वो स्वाभिमान का विषय था। तो इसीलिए उसके बाद जो बातें कही कि अगर यही स्थितियां रहेगी तो किसान ये किसानी का काम छोड़ देगा। और ये पूस की रात में प्रेमचंद ने दिखाया, सवा सेर गेहूं में दिखाया। तो ये जो किसान जो प्रेमचंद के कथा साहित्य में आता है, वो किसान
प्रेमचंद ने उस समय देख लिया था। देखिए आज जो किसान की स्थिति है, आज जो खेती से जो मोहभंग हो रहा है, आज जिस प्रकार की स्थितियां किसानी घाटे का घर बनी हुई है, आज उस गुलामी में भी वही स्थितियां थी, आज आजादी के बाद भी वही स्थितियां हैं। इसका कारण क्या था? इसका कारण कहीं ना कहीं, कहीं तंत्र में, कहीं व्यवस्थाओं में, कहीं ना कहीं कोई कमी है। जो लोगों के लिए स्वाभिमान की वस्तु है, वही उनके लिए घाटे का घर होती जा रही है। ये प्रेमचंद ने देखा। प्रेमचंद के साहित्य की विषय वस्तु में जब हम बात करते तो स्त्री को लेकर प्रेमचंद का खुलापन, प्रेमचंद की जो दृष्टि थी, प्रेमचंद का जो व्यक्तित्व था, वो अनेकों रूपों में आता है। गोदान में वो जिस प्रकार का निष्कर्ष लेकर के आए बाद में, कि जिस प्रकार अंधेरे से प्रकाश सदैव सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही पुरुष से स्त्री श्रेष्ठ है। ये क्यों लेकर आए? इसका कारण भी था कि वो स्त्री के प्रति दृष्टि बदलना चाहते थे। वो जो गबन की जो जालपा थी, उसमें प्रेमचंद ने अनेकों रूप गढ़े। देखिए, पुरुष प्रधान समाज में स्त्री को जिस रूप में उसे संस्कारित किया गया, जो चीजें उसे बताई गई, वही तो उसने पाई, और जालपा ने वही पाई। लेकिन जिस दिन जालपा ने जाना इस चीज को, उस दिन के बाद जालपा का व्यक्तित्व देखिए। और जालपा ने संकेत दिया था कि वो पिंजरे में बैठी वो सोने की चिड़िया या वो नहीं है, उसकी अपनी मर्जी है। और सारा का सारा प्रेमचंद ने उस गबन में ये दिखाया कि जब जालपा घर से बाहर निकली है तो समस्या का समाधान हुआ है। ये बहुत बड़ा कारण जो था वो दिखाया गया। तो जो शुरुआत में पाठक को लगता है कि जालपा ही समस्या की जड़ है, नहीं, वहां व्यवस्थाएं, हमारे सामाजिक तंत्र, हमने जिस पुरुष प्रधान समाज में जो चीजें बताई, वही समस्या है। जालपा तो उसका समाधान लेकर आई थी। ऐसे ही बड़े घर की बेटी, घास वाली, विमाता, बूढ़ी काकी, ये जो प्रेमचंद की कहानियां हैं, उनमें भी स्त्री को एक नई दृष्टि लेकर प्रेमचंद ने गढ़ा। और वहां स्त्री जरूरी नहीं है कि हर जो आज के जो हम कह सकते हैं फेमिनिस्ट, जिस प्रकार से स्त्री को एक तरह से पुरुष के काउंटर पार्ट में, पुरुष के विरुद्ध खड़ी करके देखते हैं, वही स्त्री का सशक्तिकरण है। प्रेमचंद में वो नहीं। प्रेमचंद संस्कार के साथ साथ समाज का परिष्कार करना चाहते थे, स्त्री के प्रति दृष्टि बदलना चाहते थे, और स्त्री को भी वहां अपनी मजबूती के साथ खड़ा करके वो रखते थे। मैं बहुत एक प्रसंग है जो व्यक्तिगत जीवन से कैसे जुड़ते हैं। प्रेमचंद के पिताजी ने दूसरी शादी की थी। सोत जो थी या विमाता जो प्रेमचंद की माँ की मृत्यु के बाद जो प्रेमचंद ने थोड़ा जो विमाता का जो भाव था उसको भोगा था। इसलिए आप देखना, प्रेमचंद अपनी कहानियों में इस बात को खुल करके सामने लाते हैं कि विमाता जो है वो किस प्रकार से दुख का कारण बनती है। और ये दुख सिर्फ पहले वाली पत्नी की संतानों तक नहीं है, उस पुरुष के लिए भी है जिसने दूसरी शादी की। आप देखिए, इसमें बड़ा एक जो बड़ा मार्मिक जो रूप प्रेमचंद लेकर आए, गबन को लेते हैं हम। फिर गबन में आप देखिए वकील साहब और रतन के बीच का जो संबंध है, प्रेमचंद ने कितने सटीक रूप से रखा है कि वकील साहब की उम्र ज्यादा है, रतन की उम्र कम है। ये बेमेल विवाह जो है, और उसमें एक बड़ी मार्मिकता पर लेकर प्रेमचंद जाते हैं कि इस प्रकार के जो विवाह होते हैं वो भोग विलास की भावना या भोग विलास को मध्य रख करके होते हैं। और इसीलिए प्रेमचंद ने गबन में वकील साहब की मृत्यु को एकांत दिखाया, कोई उनके पास नहीं है। और उस पल, अंतिम क्षण में रतन सोचती है
कि इस व्यक्ति को सिर्फ मैंने कमाई का माध्यम बनाया, कम से कम आज उसे अपना पति मानो। इसका कारण क्या था कि इससे पहले भी प्रेमचंद ने दिखाया कि वकील साहब भी मन ही मन ये सोचते हैं कि मैंने जो किया था उसकी सजा यही हो सकती है। तो प्रेमचंद क्या यथार्थ लेके आ रहे और उसे क्या आदर्श लेकर स्थापित कर रहे थे? वो यही कह रहे थे कि इस प्रकार से किसी की गरीबी का फायदा उठा करके अपने धन के सहारे इस प्रकार के बेमेल विवाह जो किए जाते हैं, वो बेमेल विवाह जो है उसकी जो समस्या है उसको प्रेमचंद ने उसको जिस प्रकार से वकील साहब का जो अंत दिखाया है उसमें बड़ी मार्मिकता के साथ लेकर आए। फिर हम लेकर के आते हैं, देखिए एक प्रेमचंद के व्यक्तित्व के साथ बड़ी चीज जुड़ के आएगी, वो ये आएगी प्रेमचंद जो थे दुबले पतले थे, और प्रेमचंद जब किसी मोटे व्यक्ति पर अपनी बात शुरू करते हैं तो वहां उनका जो दुबला व्यक्तित्व था उस मोटे को जिस धार से काटता है वो प्रेमचंद का व्यक्तित्व था। और इसीलिए प्रेमचंद ने कहा भी था कि एक मोटा न जाने कितनों को दुबला करके मोटा होता है उनको। तो ये जो चीजें थी ये व्यक्तित्व को कैसे निकाल करके प्रेमचंद लेकर के आते थे। प्रेमचंद का जो उसकी कथा साहित्य की जो विषय वस्तु है इसमें एक दलितों को लेकर जो प्रेमचंद की दृष्टि थी वो कितनी स्पष्ट थी। वो रंगभूमि का जो सूरदास का जो पात्र है उसमें देखिए, जरूरी नहीं है कि जो उच्च कुल का हो, कुलीन हो, वही सर्वश्रेष्ठ हो या उसके संस्कार श्रेष्ठ नहीं, कतई ही नहीं। और ये प्रेमचंद ने अनेकों कहानियों और उपन्यासों में दिखाया है। ये गोदान में भी ये प्रसंग है। प्रेमचंद की जो कहानी है सदगति, उसमें देखिए कैसे ब्राह्मणवाद या ब्राह्मणी जो सोच है और उसको और एक दलित व्यक्ति की जो पीड़ा है उसको किस दृष्टि से दिखाया है। ठाकुर का कुआं कहानी में देखिए प्रेमचंद, एक बहुत से लोग कहते हैं कि प्रेमचंद ने गंगी को विजयी रूप में क्यों नहीं दिखाया, वो पानी लेकर क्यों नहीं आई। वहां पाठक के मन पर क्या प्रभाव पड़ता, वहां क्या होता, वहां संवेदनाएं नहीं जगती, वहां प्रतिरोध जगता, और प्रतिरोध समस्या का समाधान नहीं है। और प्रेमचंद इस चीज को बहुत अच्छे से जानते थे और प्रेमचंद ने संकेत दे दिया था कि जिन्होंने इस हद से जो पार गए थे उनको क्या मतलब कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो प्रेमचंद समस्या लेकर नहीं आ रहे थे, वो समाधान लेकर आना चाह रहे थे। इसलिए गंगी जो है ठाकुर के कुएं से जब पानी लेने जाती है तो कुएं में वो जब उसकी जो बाल्टी गिरती है दौड़ के आ जाती है, ठाकुर का गेट खुलता है, उसके बाद वो कहानी आकर देखती है तो जो खुद जो है वो गंदा पानी पी रहा होता है। सारी चीजें निकल करके आ गई संकेत में। और ये संकेत किस बात का और था कि समाज को इस सोच को बदलने की आवश्यकता है। जरूरी नहीं है कि गंगी के साथ वहां किसी प्रकार का दुराचार, और यह भी होता है कि जरूरी नहीं, ऐसे बहुत से प्रसंग आए होंगे जब लेने गए हो और वो जहां से बच करके निकल के आए हो, ये भी तो यथार्थ है। और इस यथार्थ से एक आदर्श स्थापित हुआ है और यहाँ एक संवेदनाएं जगी है पाठक के हृदय में। कफन देख लीजिए, कफन कहानी में भी जिस प्रकार का यथार्थ वो लेकर के आए हैं, उस यथार्थ में एक बहुत बड़ी मनोविज्ञान को साथ लेकर के आए। और वो मनोविज्ञान यही है कि अगर व्यक्ति के पेट में भूख है ना, तो बाकी सारे उपदेश जो है वो बाद की बात है। और ये प्रेमचंद ने इस कफन में दिखाया है कि किस प्रकार से जो है जब पेट भरा और जब भिखारी आया वहां तो उन्होंने उसको जलेबी जिस प्रकार से खिलाई और कहा तुम भी क्या जानोगे। तो ये कौन सा मनोविज्ञान था? ये वही मनोविज्ञान था और इस बात की ओर इशारा भी कर रहा था। ये नहीं था कि समाज में सारे लोग बुरे। इस कहानी पर भी बड़े प्रश्न उठे थे कि क्यों ना ये कह दिया गया प्रेमचंद के द्वारा, क्यों ऐसा, क्यों वो इस प्रकार से, क्यों ठाकुर के ही घर से उसे रुपए लेने की बात करवाई गई, किसी और से भी हो सकती थी। नहीं, इस बात की ओर प्रेमचंद इस सत्य को, इस बात को रखना चाहते थे कि सारे लोग कभी बुरे नहीं होते। हो सकता है अगर ये स्थितियां रहेगी तो फिर समाज में बदलाव की कोई संभावना नहीं है।
हम सब कुछ को खारिज करके नया स्थापित नहीं कर सकते। हम परिष्कृत करके, हम उसमें कुछ जोड़ करके, जो गलत है उसको सुधार करके ही कुछ अच्छा कर सकते, अन्यथा नहीं। इसी प्रकार से प्रेमचंद की कहानी गुल्ली डंडा। तो ये जो प्रेमचंद की जो कथा साहित्य की जो विषय वस्तु है, उसको जब हम जानते हैं कि उसके केंद्र में क्या है, भारत का स्वाधीनता संग्राम, प्रेमचंद के आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, किसान, स्त्री और दलित, ये प्रेमचंद के कथा साहित्य में आते हैं। और ये प्रेमचंद के व्यक्तित्व से कैसे जुड़ते हैं, प्रेमचंद इन समस्याओं को लेकर के या इनके जो समाधान को लेकर के जब सामने आते हैं तो वो किस दृष्टि को लेकर के आते हैं, ये बड़ी मार्मिक है। और इस दृष्टि से जब हम जानेंगे तब हम प्रेमचंद के कथा साहित्य को अच्छे से समझ पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने प्रेमचंद की रचना दृष्टि के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, आपको अच्छा लगा होगा। मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा जो ये प्रयास है, मैंने जो आप तक पहुंचाने की जो कोशिश की है, उससे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा अवश्य मिलेगा। प्रेमचंद की रचना दृष्टि को समझने का, प्रेमचंद किस प्रकार से अपने जीवन को अपने साहित्य से वो जोड़ करके आगे बढ़ाते हैं, अपने परिवेश को किस प्रकार से जोड़ के आगे बढ़ाते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आयुक्त महोदय का कि आपने इस प्रकार का ज्ञान दूतम जो है ये शुरू करके एक नई दृष्टि से हम लोगों को अपने कार्य करने का अवसर दिया। मैं पुनः आभार प्रकट करता हूँ। मैं डॉक्टर प्रकाश दान चारण, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय रोहट। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।